अपने चारों तरफ देखिए कि आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जो एग्जैक्टली आपकी तरह दिखता हो। नहीं, इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम यही देखते हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ अपने चेहरे से ही नहीं, वो अपनी आदतों से, अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से, अपनी प्रेफरेंसेस से और बहुत सारे तरीकों से वो आपसे अलग होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें आंसर करना है, आखिर इतना डिफरेंट होने का हमें फ़ायदा ही क्या है? क्यों नहीं हम सिर्फ एक तरीके से सोचें, एक तरीके से जिए, तो लाइफ कितनी सिंपल होगी और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा कभी। इज़न्ट इट गुड? दूसरा क्वेश्चन, आखिर इंडिया इतनी डाइवर्स कैसे बन गई? आखिर वो फैक्टर्स एग्जैक्टली कौन से होते हैं जिससे एक जगह इतनी डाइवर्स बन जाती है? ये एक ही ज़मीन है, आखिर इतनी डाइवर्स कैसे हो सकती है? तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हर तरीके का डिफरेंस जो सोसाइटी में हम देखते हैं, हर एक डिफरेंस डाइवर्सिटी का ही पार्ट है? चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, कि इतना डिफरेंट होने के बाद भी हम यूनाइटेड हो सकते हैं, क्या हम एक साथ हो सकते हैं? तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस पूरी वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट नाउ। सो लेट्स बिगिन। टेक अ पेंसिल एंड पेपर और कोई ह्यूमन फिगर ड्रॉ करो। आई हैव नॉट सीन योर फिगर्स, बट येस, मैं तब भी कह सकती हूँ कि हर एक इंसान का फिगर जो मतलब ड्रॉ करा है आपने, वो डिफरेंट होगा। द आंसर और रीज़न फॉर दिस इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हम सब का ड्राइंग स्टाइल यूनिक है। अगर हम बात करें तो हम अपनी लैंग्वेज से डिफरेंट होते हैं, मे बी हम लोगों का बोलने का स्टाइल अलग हो, हम लोग की ड्रेसिंग सेंस अलग होती है, हम लोग के कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स ड्राइंग, वो कैसे अलग नहीं होगी। ये एक फॉर्म है विच आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैंने बहुत डिफरेंट कर लिया, बट द मेन क्वेश्चन हेयर इज कि इतना डिफरेंट होने के बाद हम दोस्ती कर सकते हैं? तो इसको हम पॉली सेनगुप्त की स्टोरी द लाइट स्टेन से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस स्टोरी में 2 लड़के हैं। तो जो पहला लड़का है वो न्यूज़पेपर बेचता है, वहाँ से दूसरा लड़का रोज़ गुजरता है, वो साइकिल से वहाँ से जनपद क्रॉसिंग से रोज़ गुजरता है जहाँ पे वो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। तो एक दिन वो साइकिल वाला लड़का रुकता है और उससे एक हिंदी का न्यूज़पेपर मांगता है। इस बात पे वो न्यूज़पेपर वाला लड़का बड़ा शॉक हो जाता है। वो पूछता है, हिंदी? तुम्हें हिंदी भी आती है? इसी पे साइकिल वाला लड़का कहता है, हाँ मुझे तो आती है, तुम्हें क्या लगा? तो वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है, तुम तो बहुत अंग्रेज़ लगते हो, तुम्हें हिंदी कैसे आ सकती है? तो इस बार थोड़ा इम्पेशेंटली उसने बोला कि हाँ मुझे हिंदी पढ़नी आती है, मुझे हिंदी लिखनी आती है, हमारे स्कूल में सब्जेक्ट है हिंदी का। तो ये सब्जेक्ट वर्ड उस न्यूज़पेपर वाले लड़के के लिए बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि बहुत अलग सा था। तो उसने पूछा, सब्जेक्ट क्या होता है? अब एक ऐसे बच्चे को बताना सब्जेक्ट जो कभी स्कूल ही नहीं गया, बहुत मुश्किल सा टास्क था। जब तक वो साइकिल वाला लड़का मतलब थोड़ा ट्राई कर रहा था बताने की, तब तक पीछे ट्रैफिक लग गया था काफ़ी और फिर वो वहाँ से चला गया। जब नेक्स्ट डे वो लड़का दोबारा आता है तो वो न्यूज़पेपर रेडी रखता है, साइकिल वाला लड़का उसको देता है और फिर पूछता है, सब्जेक्ट क्या होता है? तो इसी पे वो कहता है कि सब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ है जिसको हम पढ़ते हैं। और अच्छा तुम क्या कभी स्कूल नहीं गए, इसमें वो पूछता है। तो उसने बोला, नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी मम्मी आती थी मेरे साथ, पर अब मैं अकेले ही आता हूँ। तो इसी बात पे वो पूछता है, फिर अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो कहता है, मेरी मम्मी मेरठ में है। इतना ही कह पाता है कि तब तक मतलब जो लाइट्स होती हैं ना ट्रैफिक वाली जहाँ पे वो रुकता है, वो मतलब ग्रीन हो जाती है और फिर उसको आगे जाना पड़ता है। जब थर्ड डे वो आता है तो पेपर वाला लड़का थोड़ा शाई टोन में उससे पूछता है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो इसी पे वो कहता है, समीर। एंड एट द सेम पॉइंट मतलब जो पहला वाला लड़का होता है न्यूज़पेपर वाला, वो कहता है, मेरा नाम समीर है, तुम्हारा क्या है? तो इस बात पे साइकिल वाला लड़का थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बिकॉज जो साइकिल वाला लड़का है उसका भी नाम समीर है। वो कहता है, मेरा नाम भी समीर है। तो जो मतलब न्यूज़पेपर वाला लड़का होता है वो कहता है, वाओ, अब से तुम समीर 1 और मैं समीर 2। तो इसी बात पर कहता है, अच्छा हाथ मिलाओ समीर 2। एंड फाइनली उसके बाद जो समीर 1 होता है या फिर जो साइकिल वाला लड़का है वो वहाँ से चला जाता है, पर जो वो हैंडशेक की जो फीलिंग होती है, जो गर्माहट होती है, वो उसको रास्ते में भी फील होती है। अब जब वो नेक्स्ट डे आता है जो साइकिल वाला लड़का, तो वो देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है, जो न्यूज़पेपर वाला समीर है, उसके चेहरे पे वो स्माइल नहीं होती जो उसके चेहरे पे डेली थी। तो उसके पास जाता है एंड देन वो सडनली रोने लगता है। मतलब साइकिल वाला लड़का नहीं, साइकिल वाला लड़का जब उसके पास जाता है तो न्यूज़पेपर वाला लड़का रोने लगता है।
तो वो तब तक न्यूज़पेपर में देखता है, मतलब साइकिल वाला लड़का, तो उसमें लिखा होता है कम्युनल रायट इन मेरठ। इसी बात पे वो पूछता है पर तुम तो समीर हो। तो कहता है हाँ मैं समीर हूँ, पर मैं मुस्लिम समीर हूँ। एंड एट दिस पॉइंट मतलब दोनों रो रहे होते हैं। थोड़ा जो समीर एक होता है वो उसको छुपाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। एंड नेक्स्ट डे जब समीर एक दोबारा उसको ढूंढने आता है तो उसको समीर दो नहीं दिखता। उसके बाद वो समीर दो से कभी नहीं मिला एंड द लाइट्स चेंज, एवरीथिंग बिकेम सो डार्क। एंड कभी दोबारा नहीं मिला समीर एक उससे। वो पूछता है स्टोरी में कि कहाँ है मेरा समीर दो, मुझे उससे मिलना है। तो ये बहुत इमोशनल स्टोरी है। अगर हम कंक्लूजन पार्ट की बात करें तो हमें इससे कुछ चीज़ें कंक्लूड होती हैं। जो समीर एक था वो इंग्लिश बोलता था, समीर दो वो हिंदी से फैमिलियर था, पर फिर भी दोनों ने एक अटेम्प्ट करा एक दूसरे से बात करने का, बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम, वो बात करना चाहते थे। दूसरा, समीर एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता था, समीर दो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था, पर फिर भी जो उनके बिलीव्स में जो डिफरेंसेस थे वो उनको रोक नहीं पाए दोस्ती करने से, एंड फिर भी वो दोस्त बने। अब एक और डिफरेंस है, हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि क्या हर तरीक़ा का डिफरेंस जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है वो डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। थोड़ा उसको यहाँ पे ध्यान देना। समीर एक स्कूल गया, समीर दो स्कूल नहीं गया। अब ये कोई डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी तब आती है जब एक व्यक्ति को वो रिसोर्सेज या वो चीज़ें नहीं मिलती जो दूसरे को मिल रही हैं। और मतलब एक इनइक्वालिटी का एग्जांपल है कास्ट सिस्टम। अब आप कोई भी जॉब करो, वेदर यू आर एन डॉक्टर, ऑफिसर, इंजीनियर, फार्मर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स मतलब इम्पॉर्टेंट, हर एक प्रोफेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट अगर हम आपको वो अपॉर्चुनिटी ही ना दें कि आप अपना ऑक्यूपेशन स्विच कर सको, तो ये इनइक्वालिटी है। अब ये समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम आगे पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या चीज़ एक इनइक्वालिटी है और क्या एक डाइवर्सिटी है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस। मतलब अभी हमने एक इंट्रो ले लिया एक तरीके से। अब फाइनली हम अपने पहले क्वेश्चन पे जंप करते हैं कि आखिर इतना डिफरेंट होने का हमें फ़ायदा ही क्या है। तो जैसे समीर एक और समीर दो बना, आपके भी दोस्त होंगे जो मतलब आपसे डिफरेंट होंगे। अगर ऐसा रहा है तो शायद आपने बहुत अलग अलग चीज़ें इंजॉय भी करी हो। जैसे इफ़ यू हैड अ हिंदू फ्रेंड तो आपने शायद होली पे गुजिया या फिर अदर टेस्टी रेसिपीज़ को ट्राई किया हो, आपने मतलब अलग अलग फेस्टिवल्स को एंजॉय किया हो, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने की कोशिश करी हो और अलग अलग लैंग्वेजेस को लर्न करने की कोशिश करी हो। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो मतलब हमें अलग अलग चीज़ें इंजॉय करने को मिलती हैं अगर हम डिफरेंट हैं। देखो, हम सबको स्टोरीज़ वगैरह सुनना पसंद है और हम सब एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात बता रही हूँ। हम सब कंटेंट लेते हैं, हम उसको अपने आप सोचते हैं एंड देन फिर मेक आवर ओन स्टोरीज, फिर हम अपने आप भी बातें उसी हिसाब से कहते हैं। तो एक जो राइटर होता है जो अपनी बात को कहता है वो अपने आइडियाज़ कहाँ से लाता है? वो 3 जगह से अपने आइडियाज़ लाता है। वो बुक से या फिर जो कंटेंट कहीं से लेगा उससे आता है, थोड़ा जो रियल लाइफ वो दुनिया में देखता है उससे लेता है, बाकी अपनी इमेजिनेशन से लेता है। तो एक व्यक्ति अगर वो जंगल के पास रहता है तो नॉर्मल सी बात है वो जानवरों की लड़ाइयाँ, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में लिखेगा। अगर वही व्यक्ति एक कोर्ट में रहता है तो वो राजा और रानियों की कहानियाँ लिखेगा। तो अच्छा, अब इमेजिन करो, बहुत बेकार चीज़ है इमेजिन करने वाली, एक ऐसी दुनिया जहाँ हम लोगों को फोर्स करें कि वो सिर्फ 2 ही तरीके के कपड़े, मतलब 2 ही कलर के कपड़े पहने, मे बी रेड एंड वाइट, और एक ही खाना खाएं जो कि शायद है पोटैटोज़, खाली आलू ही खाने को मिले उनको, और खाली 2 ही जानवर पाले जो कि कुत्ते और बिल्ली, और खाली एक ही गेम खेलें जो कि है सांप सीढ़ी। अब सीरियसली बताओ किस तरीके की स्टोरीज़ वो लिखेंगे? सब एक जैसी होगी और लाइफ कितनी बोरिंग होगी। Isn't it? What do you think about it? Just comment down below. तो हमने देखा कि डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट होना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हर कोई एक ही तरीके से सोचेगा तो लाइफ कितनी बोरिंग होगी। जब हम अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं तो हमें एक ही चीज़ के अलग अलग पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं, एंड दैट्स वाई डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो होना बहुत अच्छी बात है। तो नाउ आई वॉन्ट यू टू डू एन एक्टिविटी। वो 5 चीज़ें जो आप मिस करते जहाँ आप हो, वेर एवर यू मस्ट बी, वो 5 चीज़ें स्पेशली कौन सी हैं जो आप मिस करते अगर आप वहाँ नहीं होते आज। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
आखिर इंडिया इतनी डाइवर्स कैसे बनी? डाइवर्सिटी के आइडिया को ही एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर एक जगह डाइवर्स बनती कैसे है, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आज से 100-200 साल पहले जब ये मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नहीं बना था, मतलब बस, ट्रेन एंड ऑल, तब भी लोग ट्रैवल करते थे। वो पैदल ट्रैवल करते थे, जानवरों पे बैठ कर आते थे, तो फिर वो ट्रैवल करते थे। उनके ट्रैवल करने के काफ़ी रीजंस होते थे, लाइक मे बी पैंडेमिक हो, या फिर मान लो ट्रेड वगैरह करने के लिए आते थे, कहीं पे वॉर हो गया, या फिर कोई काम ढूंढने के लिए वो आते थे। अब देखो ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता था, इसीलिए वो सेटल भी हो जाते थे। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो जो उनका म्यूज़िक का टेस्ट है या फिर जो उनकी लैंग्वेज है, वो एक मिक्सचर बन जाती थी उनके पुराने तरीके का और नए तरीके का। तो अब हमें जो अल्टीमेटली मिलता था वो होता था एक नया तरीका। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हिस्ट्री होती है एक जगह की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है एक डाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से। तो हम कह सकते हैं कि रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ द यूनिक हिस्ट्रीज। उनकी अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, इसलिए वो डाइवर्स हो जाते हैं। साथ ही साथ जो नेक्स्ट फैक्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है डाइवर्सिटी लाने में, वो है जोग्राफी। जब लोग अपनी जोग्राफी से यानी अपने इन्वायरमेंट से जब वो अडेप्ट करते हैं, तब भी वो डाइवर्स बन जाते हैं। अब भाई नॉर्मल सी बात है, एक व्यक्ति जो नदी के किनारे रहता है और दूसरा जो पहाड़ों पर रहता है, उसकी ज़िंदगी कितनी अलग होगी। सिर्फ वो जो वो खाएंगे या फिर जो पहनेंगे, सिर्फ वो अलग नहीं होता, साथ साथ वो क्या काम करेंगे वो भी अलग होता है। अब देखो लिविंग इन अ सिटी, ये बहुत आसान है कि हम भूल जाए कि हम कितना कनेक्टेड होते हैं अपने नेचर से। तब रीज़न कहीं ये भी हो सकता है कि हम शायद ही अपने खुद की वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हो, हमें सब कुछ मार्केट से ही मिलता है। तो चलो इस हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाली जो मैंने बात कही कि डाइवर्सिटी लाने में इन दोनों का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसको हम एक केस स्टडी से समझते हैं। हमारे टॉप मोस्ट टेरिटरी जो कि है लद्दाख, और साउथ मोस्ट स्टेट जो कि केरला, उन दोनों की केस स्टडी से हम समझते हैं कि आखिर ये ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री कैसे इन्फ्लुएंस करती है एक जगह की डाइवर्सिटी को। अगर हम लद्दाख की भौगोलिक स्थिति या फिर हम उसकी ज्योग्राफी की बात करें, तो ये एक रेगिस्तान है। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, इसलिए बहुत कम एग्रीकल्चर पॉसिबल है। यहाँ पे पेड़ भी बहुत कम है, और पीने के पानी के लिए लोगों को जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है उस पर निर्भर करना पड़ता है, फिर उस पर डिपेंडेंट वो रहते हैं। अगर हम बात करें कि उनकी ज़िंदगी में इसका क्या प्रभाव है, तो यहाँ के लोग मतलब अपने घर में भेड़ बकरियाँ पालते हैं, और यहाँ लोग एक ख़ास बकरी जो कि पाशिमा वुल मतलब देती है उसको पालते हैं। अब पाशिमा वुल बहुत महंगी और बहुत मतलब उसको इनाम दिया जाता है, क्योंकि जो पाशिमा शॉल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की होती है अगर हम कहें तो। अगर हम बात करें यहाँ पे लोग खाते क्या है, तो यहाँ पे वो मीट या मिल्क से बने जो भी प्रोडक्ट है जैसे चीज़, बटर, ये सब खाते हैं। यहाँ लगभग हर एक फैमिली के पास कुछ गाय और कुछ बकरियाँ और कुछ डीजोस जो कि याक काउज होते हैं, हमने देखे हैं। तो मतलब वो सब इन लोगों के पास होते ही है। तो ये है वहाँ की एक जोग्राफिकल कंडीशन। और मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई कि जो पाशिमा शॉल है ना, तो यहाँ पे लोग लद्दाख में क्या करते हैं, वो पाशिमा वुल को कलेक्ट करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं और फिर उसको कश्मीर में बेच देते हैं वहाँ के ट्रेडर्स से। और जो पाशिमा वुल से जब शॉल बनती है, ये सारी की सारी कश्मीर में ही बनती है। तो अगर हम बात करें यहाँ की हिस्ट्री की, ऐसा नहीं है कि एक रेगिस्तान है तो यहाँ इसकी कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं रही होगी। ये जगह बहुत अच्छी थी। ये एक रास्ता था जो कारवां होते थे, जो कारवां उस समय गुजरते थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा रास्ता था ये। बहुत सारे कारवां यहाँ से जाते थे जो कि मसाले, रॉ सिल्क, कारपेट वगैरह यहाँ से लेके जाते थे। यहाँ तक कि जो तिब्बत में आज वन ऑफ द मेन या प्रोमिनेंट रिलीजन कह सकते हैं जो बुद्धिज़्म है, वो भी यहीं से तिब्बत गया था। इसीलिए जो लद्दाख है ना, हम उसको लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस एज 1 मार्क क्वेश्चन, ओके। और यहाँ पे इस्लाम इस जगह में 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, तभी यहाँ अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। और तिब्बत की एक मतलब नेशनल एपिक है केसर सागा, जैसे इंडियन एपिक्स हैं दो, रामायण और महाभारत, तिब्बत की भी एक एपिक है जो कि है केसर सागा। तो यहाँ पे दोनों मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों साथ में मिलके केसर सागा को गाते हैं। और लद्दाख का जो ओरल ट्रेडिशन है यानी गाने वगैरह का जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है।
तो हमने ये लद्दाख की कंडीशन देखी। चलो अब हम थोड़ा केरला की कंडीशन को देखते हैं। अब केरला साउथ वेस्ट कॉर्नर में इंडिया की स्थित है। अब उसकी एक तरफ मतलब नदियाँ हैं या सी है और दूसरी तरफ उसके हिल्स हैं। अब वो जो हिल्स है ना, वो वहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह जैसे उगाए जाते हैं। एंड जो स्पाइसेस है ना इस जगह के, वो बहुत स्पेशल है और उन्हीं के चलते ही ट्रेडर्स इस जगह पे अट्रैक्ट हुए थे। चलो उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं। यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत फर्टाइल है और उसका क्लाइमेट है वो बिल्कुल एक तरीके से सूटेबल है चावल उगाने के लिए। तो यहाँ पे लोग इसीलिए खाते भी मतलब अक्सर तुम्हें राइस, फिश और थोड़ी बहुत सब्जियाँ, मतलब इनका ये स्टेपल फूड है एक तरीके से। अगर हम बात करें यहाँ की हिस्ट्री की, तो मैंने जैसे कि बताया इस जगह को स्पाइसेस ने काफ़ी स्पेशल बताया। इवन जो क्राइस्ट का एक मैसेंजर थे वो भी जब इंडिया आए थे तो वो इसी जगह पे आए थे, मतलब केरला में ही आए थे। और उन्हीं को एक रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है जो जिसने क्रिश्चियनिटी इस हमारे भारत में इंट्रोड्यूस करी। वैसे ही 700 साल पहले वहाँ पे इब्न बतूता आए थे और वो यहीं रुके थे और उन्होंने यहाँ पे बताया था कि कैसे मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी लाइफ कैसी है और वो काफ़ी प्रॉस्परस कम्युनिटी थी। इवन वास्को द गामा जिसने सी रूट यानी जो मतलब सी रूट ढूंढा था यूरोप से इंडिया तक का, वो भी केरला में ही उतरा था। अब इतने सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस जब मतलब हमने देखे केरला में पढ़े, तो यहाँ पे लोग बहुत सारे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं और बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं, जैसे कि जुदाइज़म, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी। एंड ऑल द रिलीजन्स आर लाइक फॉलोड हियर इन वेरी गुड मैनर। साथ ही पे जो वहाँ की फिशिंग नेट है जिससे वो लोग मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, वो बिल्कुल सेम है जैसे कि चाइना में जो फिशिंग नेट्स हैं उनसे, और उसको कहते भी हैं तो चीना वाली। ऐसे ही वहाँ पे जो मतलब फ्राई करने के लिए जो उनके यूटेंसिल्स वगैरह हैं उसका भी नाम चीना चाटी है। और ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता है कि जो चीन वर्ड है वो चाइना से आया था। तो हमने देखा कि कैसे लद्दाख और केरला मतलब कैसे उन पे अलग अलग इन्फ्लुएंसेस पड़े। पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो केरला और लद्दाख दोनों की जोग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, जिसके चलते वहाँ पे लोग जो काम करते हैं जो खाते हैं वो अलग हैं। पर अगर हम हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो दोनों कल्चर में, दोनों संस्कृतियों में अरब ट्रेडर्स और चाइनीज़ ट्रेडर्स का इन्फ्लुएंस था। तो फिलहाल जो ये इन्फ्लुएंसेस हैं, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, ये कोई पास्ट की बात नहीं है। इवन आज भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब हम दूसरी जगह जाते हैं हम थोड़ा उनके माहौल में मतलब थोड़ा सा ढल जाते हैं और फिर हमारा अपना स्टाइल है उसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये टाइम के साथ आती ही रहती है जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब हम अपने सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है क्या इतने डिफरेंट होने के बाद भी हम एक हो सकते हैं। इसको हम थोड़ा चलो समझते हैं। भारत की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा उसकी ताकत के रूप में बाहर आई है। जब अंग्रेज़ भारत पे रूल करते थे और जब उनका शासन था, तब महिलाएं और पुरुष जो अलग अलग जाति धर्म से आए थे उन सब ने साथ में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। वो साथ में जेल गए, वो साथ में मरे, उन्होंने साथ में ही आके अलग अलग तरीके ढूंढे उनको अपोज करने के लिए। भारत की जो लड़ाई का संग्राम था उसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग, अलग अलग जो बैकग्राउंड से आए थे वो सब थे उसमें। इंटरेस्टिंगली अब ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि भारतीय तो बहुत अलग अलग हैं, उनके रहन सहन का तरीका बहुत अलग है, वो काफ़ी डाइवर्स है, तो आराम से उनको तोड़ा जा सकता है और आराम से उन पर हम रूल कर सकते हैं आगे भी। पर फाइनली जो भारत के लोग थे उन्होंने दिखाया कि हाँ वो डिफरेंट हो सकते हैं, पर जब बात आएगी कि अंग्रेज़ों का विद्रोह करने में और जब बात आएगी हमारे देश पे, तो हाँ हम अलग हैं पर फिर भी हम सब साथ हैं। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्थे शांतिप्रिय लोगों पे गोलियां बरसाई थी, तब एक गाना जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है ये बाहर आया था। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको स्वर रिसाइट कर सकूं, पर ये जो गाना है ये उनके बिहाफ पे लिखा गया है और ये हमें आज भी रिमाइंड करता है कि हमें आज़ादी किसी ने दी नहीं है, हमने उसको लिया है। हमने काफ़ी लोगों की जाने गई हैं, बहुत से मरे हैं, बहुत से लोगों ने संघर्ष किया है, तब हम आज आज़ाद हैं। और आज़ादी 4-5 लोगों के चलते नहीं मिली।
हज़ारों लोग मरे हैं। अगर हम कैलकुलेट करें, अगर एक एक दिन भी हम एक एक व्यक्ति की सैक्रिफाइस को ट्रिब्यूट करते तो शायद आज हम 1% लोगों को भी वो ट्रिब्यूट नहीं दे पाते जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूट करा है। ऐसे ही बहुत सारे गाने और बहुत सारे चिन्ह उभर कर आए हमारे लड़ाई के, हमारी आज़ादी के संग्राम में, जो हमें आज भी रिमाइंड करते हैं, हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते हैं कि हमारी जो देश की विविधता है या जिसकी डाइवर्सिटी है वो कितनी वैल्यूएबल है, वो कितनी अच्छी है। हमारे तिरंगे की भी कुछ ऐसी कहानी है। इसको भी भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और हमारे रेवरेंट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत की जो यूनिटी है उसके बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो भारत की जो एकता है या फिर जो यूनिटी है वो उस पर थोपी नहीं गई है बाहर से, ये बहुत डीप है। यहाँ पे लोगों में एक वो टॉलरेंस है, वो विश्वास है कि वो दूसरे की प्रार्थना या फिर जो दूसरे का विश्वास है उसका सम्मान करते हैं, और वो उनमें भावना है कि वो दूसरों को टॉलरेट करते हैं। यहाँ पे इवन सिर्फ उसको समझते ही नहीं है, इवन उसको एनकरेज भी करते हैं। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ही थे जिन्होंने एक कॉइन फेस किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये थी हमारा पूरे चैप्टर की स्टोरी जिसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में जाना। क्या आप जानते हो कि जो हमारा नेशनल एंथम है, जो बेसिकली हम रोज़ गाते हैं स्कूल में, वो भी हमारे देश की डाइवर्सिटी है उसी को सेलिब्रेट करता है। इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगर आप जानते हो तो कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं, जस्ट डू कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो, जिसका मुझे डिस्क्रिप्शन या फिर जो डिस्क्राइब अच्छे से करेगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। एंड दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। अगर मैं चैप्टर की समरी की बात करूँ तो सबसे पहले हमने देखा कि हम सब डिफरेंट होते हैं, हम सब बहुत तरीक़ों से डिफरेंट होते हैं एंड डिफरेंट होना इज़ जस्ट ओके। फिर हमने देखा कि डिफरेंट होने के बाद भी हम दोस्त बन सकते हैं। पॉली सेन गुप्त की स्टोरी द लाइट्स चेंज थे। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट होने में और इनइक्वालिटी में एक डिफरेंस होता है, हमने उसको समझा, उसको समझना इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद हमने देखा कि आखिर डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में ऐड ही क्या करती है और डाइवर्स होने का फ़ायदा क्या है। फिर हमने देखा आखिर भारत इतना डाइवर्स कैसे बना, कौन कौन से फैक्टर्स एग्जैक्टली इन्वॉल्व होते हैं कंट्री की डाइवर्सिटी में। हमने इस चीज़ को थोड़ा समझा लद्दाख और केरला की केस स्टडी से। फिर फाइनली हमने देखा कि इतना डिफरेंट होने के बाद भी हम सब यूनाइटेड है, और बहुत सारे सॉन्ग्स और फिर चिन्ह आए जो हमें आज भी हमारी डाइवर्सिटी के बारे में रिमाइंड करते हैं। एंड ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी फेस किया था हमारे कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। सो दिस वाज ऑल जो हमने इस पूरी वीडियो में देखा। अगर हम कंक्लूजन पार्ट की बात करें कि इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो इस चैप्टर का कोर ऑब्जेक्टिव हमें ये समझाना है कि हर एक व्यक्ति डिफरेंट है। बिकॉज अगर हम इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि हर व्यक्ति डिफरेंट है, तो आखिर हम एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे क्लैन को, वो भी एक कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। बिकॉज अगर हम ये नहीं समझते कि हर एक व्यक्ति का व्यू पॉइंट अलग है, तो फाइनली गवर्नमेंट कैसे स्टेबल रहेंगी, और हमारी कंट्री में तो हमेशा पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को एज अ फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल सीरीज में। And this was all for this chapter and video, and thank you for watching.